टिक टिक करती ये घड़ी बता रही है कि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। एक मैसिव एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। उसका टारगेट है एक बहुत बड़ा शहर, घनी आबादी वाला। एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। धरती पर लोग पूरी तरह से इस आने वाले खतरे से अनजान अपने रोजाना के कामों में लगे हुए हैं। एस्टेरॉयड 6 किलोमीटर डायामीटर का है और जब ये टकराएगा इससे होने वाली तबाही कैटास्ट्रॉफिक होगी। लेकिन इम्पैक्ट से पहले उन आखिरी 24 घंटों में पृथ्वी पर क्या परिस्थितियां होंगी? सरकारों का इस अचानक आई आपदा पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्या वैज्ञानिक इसे रोक पाएंगे? और आम लोगों का क्या होगा जब उन्हें ये एहसास होगा कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उन्हें इसका सामना करना होगा। ये कोई ड्रिल नहीं है। इस वीडियो में हम धरती से एस्टेरॉयड के टकराने के 24 घंटों पहले के उन आखिरी लम्हों की डरावनी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। हम उस दहशत, डर और उस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन को करीब से महसूस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में आप खुद से सवाल पूछिएगा कि अगर ये सिनेरियो रियल होता तो आप अपना आखिरी दिन कैसे गुजारते? एस्टेरॉयड्स इस धरती से पहले भी टकराए हैं और ऐसा दोबारा भी होगा। लेकिन क्या हो अगर वो हमसे अगले 24 घंटों में ही टकराने वाला हो? चलिए इम्पैक्ट के काउंटडाउन को शुरू करते हैं। इम्पैक्ट से 24 घंटे पहले ये सब एक डिस्कवरी से शुरू हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स एक बड़े एस्टेरॉयड को हफ्तों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एस्टेरॉयड चांद के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन अचानक ही एक रात रडार्स उस घात लगा रहे एस्टेरॉयड को पकड़ लेती हैं। एस्टेरॉयड इतना करीब आ चुका है कि उसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। कैलकुलेशंस ने जो दिखाया वो सिर्फ तबाही और खौफनाक है। ये 24 घंटों में सीधा हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि उसके टकराते ही बड़े स्केल पर तबाही होगी। ये एस्टेरॉयड अमेरिका के न्यूयॉर्क पर गिरने वाला है। वैज्ञानिक इस बात की खबर इमीडिएटली गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो और सीएनएसए और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी हरकत में आ जाता है। लेकिन टकराव को सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। ऐसे में मिशन लॉन्च करके उसे रास्ते से भटकाने या तबाह करने का समय निकल चुका है, क्योंकि एस्टेरॉयड धरती के इतना करीब आ चुका है कि ऐसे मिशन से हम उसे रोक नहीं पाएंगे और आनन फानन में मिशन भी लॉन्च नहीं किया जा सकता। सबके सामने रियलिटी और भी क्लियर होती चली जाती है। ये एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बुद्धिमत्ता सब धरी की धरी रह गई। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कंफर्म होने के कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के लीडर्स को ये चेतावनी पहुंचा दी जाती है। न्यूयॉर्क और इस दुनिया की लगभग आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ये 24 घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे होने वाले हैं। इसलिए आम लोगों को एक इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये संदेश सिंपल था लेकिन डरावना भी। एक सिटी किलर जायंट एस्टेरॉयड आने वाले 24 घंटों में धरती से टकराने वाला है। अगर आप इवैक्यूएट कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए, किसी सुरक्षित स्थान पर शेल्टर लीजिए और इम्पैक्ट के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग ये सुनकर दहशत में आ गए। उन्होंने अभी अभी जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? लोग ये सोच रहे थे कि इस अनंत ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड के लिए धरती एक बहुत छोटा सा टारगेट है और ये संयोग आखिर कैसे हुआ? लेकिन सच एकदम क्लियर था सबके सामने। और जैसे ही ये खबर फैलती जा रही थी, पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। ऑफिस जा रहे लोग, घर से बाहर जा रहे लोग सबसे पहले अपने घर फोन करके इस बात को कंफर्म करने लगे। घर वालों का हालचाल पूछने लगे। समय इतना कम था कि सब लोग घर से बाहर जहां पर भी थे वो शहर की ओर तेजी से आने लगे ताकि अपने घर वालों को लेकर इस शहर को छोड़ा जा सके। यही संदेश
दुनिया भर के बाकी देशों ने भी अपने लोगों में ब्रॉडकास्ट किया। हर तरफ दहशत का माहौल था। आसमान में एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग आसमान की इस शांति को देखकर घबरा रहे थे। सरकारें ऑर्गेनाइज तरीके से इवैक्यूएशन करवा रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट जोन में सबको बचा पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ सबको क्विक डिसीजंस लेने हैं। समय पल पल कम होता जा रहा है। या तो उस जगह को छोड़ दो, कहीं दूर शेल्टर की तलाश करो, या फिर आंखों के सामने एस्टेरॉयड को गिरता देखो। इम्पैक्ट से 18 घंटे पहले हर जगह काउंटडाउन चल रहा है। दुनिया भर के कोने कोने में सरकारें एक्शन में आ चुकी हैं। इम्पैक्ट जोन में शहर को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से शहर में हर तरफ अव्यवस्था, गड़बड़ियां और अराजकता फैली हुई है। हाईवेज किसी पार्किंग लॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनों को लेने के लिए घर जाना चाहता है तो कोई शहर छोड़कर भाग रहा है। लाखों लोग हाईवेज पर ही फंस चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बुरा हाल है। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई है। लाखों लोग एयरपोर्ट्स की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन सीट्स भरने की वजह से एयरपोर्ट्स को भी शट डाउन कर दिया गया है। अब ये क्लियर हो गया है कि सब लोगों को बाहर निकालने का समय नहीं है। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। हर कोई अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहता है। कई जगहों पर दंगे भी देखने को मिलते हैं। इवैक्यूएशन के लिए नेशनल मिलिट्री डिप्लॉय कर दी जाती है, लेकिन इस ऑपरेशन के स्केल को देखकर वो भी घबरा जाते हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को अपनी लिमिट्स तक यूज कर दिया जाता है, लेकिन डर इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर विद्रोह देखने को मिलता है। इस बार सरकार इम्पैक्ट जोन से बाहर के लोगों को चेतावनी देती है। जो भी लोग इम्पैक्ट जोन से बाहर हैं, वो जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अंडरग्राउंड बंकर की तलाश करें, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद आपका सामना शॉक वेव से होगा। घरों में रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शॉक वेव सब कुछ तबाह कर देगी। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। इस टक्कर से डैमेज सिर्फ इम्पैक्ट साइट पर ही नहीं होने वाला, बल्कि पूरा ग्लोब इसकी चपेट में आने वाला है। वहीं दुनिया भर के लीडर्स लोगों में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सब जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिशियंस वैज्ञानिकों के साथ अर्जेंट मीटिंग्स करते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है। रिसोर्सेज को सही दिशा में लगाने पर बात होती है, लेकिन अब सिर्फ 18 घंटे से भी कम का समय बचा है। समय फिसलता जा रहा है। अमेरिकी सरकार अपने सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों और बंकरों में कुछ लोगों को बचाना चाहती है, ताकि इस आपदा से उन लोगों को बचाया जा सके जो मानव सभ्यता को नया भविष्य देंगे। इस तरह से हर तरह के एक्सपर्ट लोगों को चुना जाता है। इस तरह की आपदा से बचने के लिए बनाए गए खास बंकरों में उन लोगों को एयरलिफ्ट करके लाना शुरू किया जाता है। खास निर्देश दिए जाते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाए। परिवार में बच्चों को छोड़कर किसी को भी लाने का ऑर्डर नहीं था। मीडिया आउटलेट्स लगातार आ रही अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इवैक्यूएशन के प्रयासों को और समस्याओं को लगातार दिखाया जा रहा है। भारत में टीवी पर ये सब देखकर लोग सहम गए हैं। उन्हें परिस्थिति की गंभीरता का एहसास हो चुका है। जंगल की आग की तरह पूरे देश में गंभीर परिस्थिति हो चुकी है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में सड़कों पर आ चुका है। इम्पैक्ट से 12 घंटे पहले पूरी दुनिया या तो टीवी के सामने बैठी है या सड़कों पर जद्दोजहद कर रही है। वो सब डरे हुए हैं, वो सब दहशत में है, क्योंकि उनकी घड़ी उन्हें डरा रही है। इम्पैक्ट में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क और अमेरिका के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया को इस डर ने जकड़ लिया है। जैसे जैसे न्यूज आउटलेट्स इस आने वाले डिजास्टर को कवर कर रहे हैं, वैज्ञानिक लगातार डिटेल्ड प्रेडिक्शन करने में लगे हैं कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, कौन कौन सी जगहें सुरक्षित हैं। टीवी पर प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट जोन का मैप दिखाया जाता है। लोगों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूरी तरह से लाइव दी जा रही है। इधर एस्टेरॉयड 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। जब ये टकराएगा तो अभी तक डेटोनेट किए गए किसी भी एटॉमिक बॉम्ब से
अरबों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लोग इस आफत को आता देख अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग तो धार्मिक हो जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। वो चर्च, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में इकट्ठा हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका भगवान कोई चमत्कार कर दे, बचा ले इस धरती को। वहीं कुछ लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि अगले दिन तक ये दुनिया तबाह हो चुकी होगी। उन्हें लगता है कि वैज्ञानिकों या सरकारों से कोई गलती हुई है। वहीं कुछ लोग इस आने वाली मुसीबत को स्वीकार कर लेते हैं और अंत से जूझने की तैयारी करते हैं। सोशल मीडिया इस दुनिया के आखिरी कुछ घंटों की डिजिटल डायरी बन जाती है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दुनिया भर को आखिरी गुड बाय पोस्ट करते हैं। कुछ लोग बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्ट करते हैं। देखा जाए तो हर तरफ इंटरनेट इसी से भर जाता है। #फाइनल डे, #एस्टेरॉयड स्ट्राइक जैसे हैशटैग से इंटरनेट पर बाढ़ आ जाती है। लोग तरह तरह की फोटोज, मैसेजेस पोस्ट करते हैं। कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करके इस भयंकर तबाही को दुनिया भर तक पहुंचाना चाहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बिखर जाता है। लोग जॉब्स और बिजनेसेस को छोड़कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट ये खबर आते ही क्रैश कर चुकी है। कंपनियां एक ही दिन में कंगाल हो चुकी हैं। बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं। दुनिया भर में बैंकों में लूटपाट की खबरें आने लगी हैं। पूरी धरती पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेंशन्स बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। कुछ देश जो इम्पैक्ट जोन से बाहर हैं, वो लोगों को शेल्टर देने और मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि ये उनके आखिरी प्रयास हैं। चाहे उनकी या किसी की भी जान बचे या ना बचे, उन्हें प्रयास तो करना ही होगा। इम्पैक्ट से 6 घंटे पहले। इम्पैक्ट में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। सिचुएशन अब और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। बहुत से लोगों ने जो शहर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इम्पैक्ट जोन में जो इवैक्यूएट नहीं कर पाए, वो अपनी जिंदगी के वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। फैमिलीज घरों में एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। वो कन्फेशंस करते हैं और गिले शिकवे भूलकर उन आखिरी मोमेंट्स में खुलकर जीना चाहते हैं। वो एक दूसरे को कंफर्ट देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इस आ रहे एस्टेरॉयड को घरों में नहीं बल्कि छतों और खुले मैदानों से देखने के लिए निकल पड़ते हैं, इस आशा से कि उनके फाइनल मोमेंट्स शांति भरे हों। वहीं कुछ लोग ये जानते हुए भी कि बचना मुश्किल है, फिर भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स और बेसमेंट्स में छिप जाते हैं। वो अपने परिवार का ढांढस बढ़ाते हैं और इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अफरा तफरी के माहौल में कई नेकी और दयालुता की कहानियां भी सामने आने लगीं। वो पड़ोसी जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इस दिन उनमें से एक ने अपने बेसमेंट के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। पड़ोसी राशन पानी में एक दूसरे की हेल्प करते नजर आए। इन आखिरी कुछ घंटों में कम्युनिटीज आपस में इकट्ठा होकर इस डिजास्टर को साथ में मिलकर फेस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी करीब 18 घंटे पहले थी। इस दहशत की वजह से कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हुए लोग लूटपाट करते भी नजर आए। लोग बड़े बड़े स्टोर्स, दुकानों और गोदामों को लूट रहे थे ताकि वो बंकर्स में लंबे समय तक सरवाइव कर पाएं। कुछ मौका परस्त लोग घरों में चोरियां कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि ये खतरा कितना भयंकर होने वाला है। पुलिस बल इतने लोगों की भीड़ के सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। वो इस अराजकता को सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आखिरी कुछ घंटों में रिलीजियस लीडर्स भारी संख्या में लोगों को प्रवचन देने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, जो उन लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं और धर्म की बातों से वो लोगों को इस आपदा का सामना करने का उत्साह देते हैं। फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक, थिंकर्स और बड़े बड़े धर्मगुरु जीवन के ऊपर अपने विचार पेश करते हैं और जीवन के अर्थ, इसके उद्देश्य पर डिबेट करते हैं। ब्रह्मांड और इसमें बसी मानव सभ्यता पर भी डिबेट होने लगती है। इसमें कई लोग इस आपदा को स्वीकार करते हुए एस्टेरॉयड के टकराने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये खुद के अंदर झांकने का समय होता है। वो अपने जीवन को याद करते हैं, अपने किए अच्छे बुरे कर्मों को याद कर
ईश्वर की शरण में चले जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये समय डर, घबराहट और पैनिक का है। वो मौत को आता देख बौखला गए हैं। पूरी दुनिया की लैब्स में अभी भी वैज्ञानिक बिना थके काम कर रहे हैं। वो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी ऐसे लास्ट मिनट वेरिएबल को जो इस पूरे खेल को पलट कर रख दे, जो उन्हें आशा की एक किरण दिखा पाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आखिरी पलों में वो एस्टेरॉयड अपना रास्ता बदल दे? वैज्ञानिक भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे और दुनिया भर के अरबों लोग भी। क्या इस समय भी कुछ किया जा सकता है जो हमारे ग्रह को बचा ले? लेकिन महज 6 घंटों से भी कम समय बचा था। घड़ी की टिक टिक सबकी आशाओं पर पानी फेर रही थी। आशा की किरण अब धुंधली पड़ने लगी थी। इम्पैक्ट से 1 घंटे पहले टक्कर में बस 1 घंटा बाकी रह गया। अब वो दैत्याकार एस्टेरॉयड आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बहुत चमकीला है और तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। हर मिनट उसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज चैनल्स के कैमरास उस आते हुए एस्टेरॉयड की लाइव फुटेज दिखाने लगते हैं। वैज्ञानिक रियल टाइम में एस्टेरॉयड की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करते हैं। हर कोई जानता है कि आने वाले 1 घंटे के बाद क्या होगा। सर्विस कर रहे सोल्जर्स, वैज्ञानिक, पुलिस, टीवी रिपोर्टर्स और बाकी आम लोग भी इस आपदा में मरने वाले हैं। वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं इंसानियत के लिए, ताकि मानव जाति एक बार फिर उठ खड़ी हो। वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस आखिरी घंटे में इम्पैक्ट साइट के एरिया में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। पक्षी आसमान में ऐसे उड़ने लगते हैं मानो वो जानते हों कि अंत निश्चित है। पशु जानवर जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ भागने लगते हैं। इम्पैक्ट साइट के नजदीक लोग छतों पर, बीचेस पर और खुले मैदान में एस्टेरॉयड को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वो आसमान को देखते हैं। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बच्चे डरे और सहमे हुए हैं। कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं। कुछ घरों में परिवारों के साथ बैठे अपने अंतिम पलों को बिताना चाहते हैं। सब लोगों में एक बात कॉमन है, सब जानते हैं कि ये होकर ही रहेगा। सब तैयार हैं एक जोरदार धमाके के लिए। पूरी दुनिया के लोग इवेंट को लाइव देख रहे हैं। सब जानते हैं कि इम्पैक्ट के बाद शॉक वेव आएगी। धरती और एस्टेरॉयड का मलबा आसमान में मौत बनकर बरसेगा और ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। कुछ वैज्ञानिक ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर की भविष्यवाणी कर चुके हैं, जहां धूल, मिट्टी और एक्सप्लोजन से निकला मलबा सूरज से आने वाली लाइट को महीनों या सालों तक के लिए ब्लॉक कर देगा। इससे फसलें नष्ट हो जाएंगी। बिना सूरज की रोशनी के पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सरकारें इस आखिरी घंटे में लोगों के लिए एक फाइनल स्टेटमेंट जारी करती हैं। कुछ ही मिनटों में हमारा सामना हमारे सबसे बड़े डर से होगा। एस्टेरॉयड टकराने वाला है। घबराइए नहीं, जहां जगह मिले वहां छिप जाइए। किसी सुरक्षित जगह जाने में समय बर्बाद न करें। टक्कर के बाद हम में से आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। हम दुआ करते हैं कि इस टक्कर के बाद एक नए सिरे से दुनिया को दोबारा बनाएंगे। हम सब इस टक्कर के लिए तैयार हैं। कुछ जगहों पर धार्मिक गुरु लोगों को इकट्ठा करके आखिरी प्रार्थना करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं उन फाइनल मोमेंट्स को साथ में बिताने के लिए। वो सब इंतजार करते हैं उस एक पल का, उस एक धमाके का। आखिरी कुछ पलों में दुनिया की सांसें मानो रुक जाती हैं। टकराव और टकराव होता है। आखिरकार एस्टेरॉयड अपनी अकल्पनीय शक्ति के साथ धरती से टकरा जाता है। आसमान अंधा कर देने वाली रोशनी से भर जाता है और फिर एक जोरदार धमाका। इतनी तेज आवाज कि आसपास के लोग इसे सुनते ही होश खो बैठे होंगे और मर गए होंगे। जो लोग इम्पैक्ट साइट पर मौजूद थे, उनके दिमाग को ना तो ये सोचने का टाइम मिला और ना ही रिएक्ट करने का टाइम मिला। ह्यूमन ब्रेन का रिएक्शन टाइम 100 से 120 मिलीसेकंड का होता है। इससे पहले कि उनका दिमाग कुछ प्रोसेस कर पाता, कुछ सोच पाता, वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो गए। इस इम्पैक्ट से जो एनर्जी रिलीज हुई
वो हम इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो शॉकवेव थी जो सैकड़ों किलोमीटर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद करती चली गई। बिल्डिंग्स ढह गईं, जंगल पूरी तरह से उजड़ गए। जमीन पर सिर्फ तबाही के मंजर के अलावा कुछ और नहीं था। शॉकवेव सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी, यानी इम्पैक्ट का धमाका सुनने से पहले ही शॉकवेव दूर शहरों तक पहुंच रही थी। ये भयंकर दृश्य देखने के लिए वहां कोई नहीं बचा था। सब उस एस्टेरॉयड की भेंट चढ़ चुके थे। कुछ देर बाद जब शॉकवेव की इंटेंसिटी कम हो गई, तब असली तबाही की शुरुआत हुई। इम्पैक्ट साइट से धरती और एस्टेरॉयड के मलबे के टुकड़े आसमान में उड़ गए थे। ये गर्म लावा था जो अब शहरों, घरों और छिपे हुए लोगों पर बरसने वाला था। धूल मिट्टी से पूरा आसमान भर गया। जंगल में आग फैल गई जिससे जानवर जलकर मरने लगे। इंसान इस तबाही को नहीं झेल पाए। आसपास के सभी लोग इस तबाही में मारे गए। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी धरती पर बड़े बड़े भूकंप देखे गए। समुद्र में भूकंप की वजह से लहरों ने अपना आकार बढ़ा लिया और सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें शहरों को निगलने के लिए अब आगे बढ़ने लगी थीं। टकराव एक जगह पर हुआ, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। सूर्य की रोशनी सालों तक धरती की सतह तक नहीं पहुंच सकती थी, जिससे धरती का तापमान एकदम से कम हो गया। ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर्स आ चुकी थी। फसलें खराब होने लगीं। जो जीव जंतु बचे थे वो एक एक कर मरने लगे। लेकिन इंसान जो इस तबाही को सरवाइव कर पाए, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। अब उन्हें कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना था। ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर्स के अलावा फूड चेन और इकोसिस्टम कोलैप्स होने से सरवाइव करना इस धरती पर बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इम्पैक्ट के बाद क्या क्या हुआ? क्या मानव इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाया? कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और हर जगह आपको सिर्फ एक ही न्यूज सुनाई देती है। एक मैसिव एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर आ रहा है। वो इतना बड़ा है कि शहरों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। समुद्र से टकराया तो कई 100 मीटर ऊंची सुनामी का कहर और हर तरफ भयानक मंजर होगा। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी का प्लॉट हो। सही कहा ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिनेरियो हाइपोथेटिकल, प्योरली इमेजिनेशन या फिर उतना भी दूर नहीं है जितना हमें लगता है। हमारी धरती की चहल पहल से परे एकदम घोर अंधेरे काले अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड अपोफिस घूम रहा है। हालांकि ये हमसे हाल फिलहाल में तो नहीं टकराने वाला है, लेकिन यह हमारी धरती के इतना करीब से निकलेगा कि इस पर हमारे वैज्ञानिक लगातार नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अनुमान है कि जब ये अगली बार धरती के नजदीक से गुजरेगा तो वो इतना शांत नहीं होगा, और इस बात से वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। क्या स्पेस में घूम रही ये बड़ी सी चट्टान हमारी धरती के लिए अगला बड़ा खतरा साबित हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस फैसिनेटिंग और कुछ डरावनी अपोफिस की कहानी को, और क्या हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। व्हाट इज अपोफिस? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपोफिस आखिर है क्या? अपोफिस, जिसे ऑफिशियली 99942 अपोफिस भी कहा जाता है, ये एक एस्टेरॉयड है जो करीब 340 मीटर डायामीटर का है। इजिप्ट के आतंक के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और कहीं न कहीं ये अपने इस नाम की भांति अपना असर दिखा रहा है। इस दैत्याकार स्पेस रॉक को सन 2004 में खोजा गया था, लेकिन अपोफिस के नाम के इर्द गिर्द इतना डर आखिर क्यों बना हुआ है? वो इसलिए क्योंकि अपोफिस स्पेस ऑब्जेक्ट्स के एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। स्पेस में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो हमारी धरती के बेहद ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, करीब 20 मिलियन माइल्स से भी कम दूरी पर उन्हें ये टैग दिया जाता है। आउटर स्पेस में ऐसे करोड़ों एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अपोफिस जैसे एनियोस की कहानी जरा हटके है। इन एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट हमारी धरती के इतने करीब से होकर गुजरता है
कि इनके फ्यूचर में हमारी धरती से टकराने की संभावना लगातार बनी रहती है और यहाँ पर आकर चीजें डरावनी होना शुरू हो जाती हैं। 2029 क्लोज अप्रोच। एक रीजन जिसकी वजह से अपोफिस का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ रहता है वो है एक खास तारीख 13 अप्रैल सन 2029। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए क्योंकि ये वो तारीख है जब यही एस्टेरॉयड अपोफिस धरती के एकदम पास से होकर निकल जाएगा। वो फ्लाई बाय ऐतिहासिक होगा और काफी नजदीक भी। तो आखिर हम कितने नजदीक की बात कर रहे हैं? अपोफिस उस दिन धरती से सिर्फ 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। अगर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर देखा जाए तो ये दूरी इंसानी बाल की मोटाई से भी कम है। इतना नजदीक तो हमारे द्वारा भेजी हुई कई सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करती हैं। इनफैक्ट ये हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के अंदर से होकर गुजर जाएगा। अपोफिस जैसी विशाल चट्टान को धरती के इतना नजदीक से होकर गुजरते देखना दुनिया भर के लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होगा। लेकिन इस दिन एक अजीब सा डर, मन में एक अजीब सी दहशत भी होगी। अब सवाल यह है कि क्या 2029 में अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये नहीं टकराएगा। कम से कम अभी मौजूद डेटा के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड के ऊपर अनगिनत बार कैलकुलेशंस कर चुके हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अपोफिस उस दिन फ्लाई बाय करने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इनिशियल हॉरर्स ऑफ अपोफिस। अपोफिस को पहली बार जब सन 2004 में खोजा गया था तो शुरुआती कैलकुलेशंस ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। 2029 में इसके धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी 2.7% तक चली गई थी। कंसर्न ये था कि एक अननोन मैसिव स्पेस रॉक जो हमने अभी खोजी है वो सीधा हमारी ही ओर आ रही है। 2.7% चांसेस आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो धरती पर लिटरली तबाही ला सकता है तो ये काफी है हमें चौकन्ना करने के लिए। डर इस बात का था कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती को हिट करता है तो इस इवेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी 1200 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर होगी। हिरोशिमा पर अब तक गिराए गए सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब से भी करीब 80,000 गुना ज्यादा। ये इम्पैक्ट सब कुछ तबाह कर सकता है। शहर के शहर इस इम्पैक्ट से तहस नहस हो जाएंगे। मैसिव शॉक वेव्स और सुनामी का कहर कोस्टल एरियाज की तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन इस डर का अंत हुआ जैसे ही अपोफिस का और डेटा हमारे पास आया। वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट को और रिफाइन किया और 2029 में इसके टकराने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपोफिस ने हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 2068 अ थ्रेट टू द फ्यूचर। हालांकि अपोफिस 2029 में धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन फिर भी यह एस्टेरॉयड हमें डराता रहेगा क्योंकि इसका दोबारा आना निश्चित है। एक और तथ्य ये भी है कि जब ये 2029 में धरती के इतना करीब से होकर गुजरेगा तब हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका रास्ता बदल सकता है। इस फिनोमिनन को ग्रेविटेशनल की होल कहा जाता है और ये चीज इस एस्टेरॉयड के रास्ते को कुछ इस तरह से बदल सकती है कि इसके रास्ते को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। थियरी तो ये है कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के कुछ खास इलाकों के ऊपर से गुजरता है सन 2029 में, तो इसका रास्ता कुछ इस तरह से बदल सकता है कि जब अगली बार ये 2068 में दोबारा वापस आएगा तो ये सीधा धरती से टकरा जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना अभी काफी कम है। वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड के रास्ते को ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और फिर वही होगा जिसका हमें डर है। आखिर क्या होगा जब अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? द इम्पैक्ट। कल्पना कीजिए कि भविष्य में अपोफिस हमारी धरती से टकराने वाला है, तो वो मंजर कैसा दिखाई देगा? इसके आकार और गति को देखते हुए अपोफिस के इम्पैक्ट से अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। धरती पर मौजूद किसी भी इंसान ने ऐसा दृश्य न कभी देखा होगा
और ना ही वो कभी देखना चाहेगा। इम्पैक्ट जोन कई किलोमीटर के दायरे में फैला होगा और टकराव से कई 100 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये सतह से टकराता है तो धमाके से शहर, जंगल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। और इंसान तो इन सब के सामने बहुत नाजुक है। इम्पैक्ट जोन में मौजूद इंसान तुरंत ही वेपोराइज हो जाएंगे। वहीं दूर मौजूद लोग और वन्य जीवन इम्पैक्ट के बाद होने वाली तबाही को नहीं सह पाएंगे। अगर इम्पैक्ट समुद्र में होता है तो कई 100 मीटर ऊंची समुद्री लहरें कोस्टल एरियाज को अपने आगोश में ले लेंगी। ये भयंकर मंजर इस दुनिया के किसी भी डिजास्टर से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। इसका असर आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। एक्सप्लोजन से जो बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा वो धरती के वायुमंडल में जाकर सूर्य से आ रही रोशनी को ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। इस फिनोमेनन को इम्पैक्ट विंटर भी कहा जाता है। फसलें तबाह हो जाएंगी, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंसान इस त्रासदी में सरवाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे। खैर, इस तरह के दिन मानव जाति को न देखने पड़े, इसलिए नासा प्लेनेटरी डिफेंस को सीरियसली ले रही है। व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट। तो इससे पहले कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराकर हमारा नामो निशान मिटा दे, हम इन्हें रोकने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? हाल ही के सालों में प्लेनेटरी डिफेंस का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से निकलकर एक असली मुद्दा बन गया है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करने का काम कर रही हैं। एक फेमस प्रोग्राम है नासाज प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO के नाम से, जिसका मुख्य काम इन्हें डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और ऐसे खतरों को खोजना है जो भविष्य में धरती को खतरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन डिटेक्शन तो इस प्रोसेस का पहला कदम है। क्या हो अगर सच में हमें अपोफिस जैसे किसी बड़े एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से रोकना पड़ जाए? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कैन वी स्टॉप अपोफिस? यदि अपोफिस या कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से आकर टकराने वाला है, हमें ये फिगर आउट करना होगा कि आखिर उस इम्पैक्ट को कैसे रोका जाए। इसमें एक सबसे प्रॉमिसिंग मेथड तो ये है कि एस्टेरॉयड को रास्ते से भटका दिया जाए, जिसमें एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया जाता है ताकि ये धरती से दूर होकर निकल जाए। एक और तरीका है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से सीधा टकरा दिया जाता है, जिससे एस्टेरॉयड का रास्ता बदल जाता है। इस मेथड पर नासा ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट मिशन के जरिए नासा ने डाइमॉर्फोस एस्टेरॉयड से डार्ट स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसके ऑर्बिट को बदलने की कोशिश की है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। एक और पॉसिबिलिटी है ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर की, जिसमें एस्टेरॉयड के नजदीक एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है। इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धीरे धीरे एस्टेरॉयड का पाथ बदलने लग जाता है। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास इतना समय ही ना हो? तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में इंसानियत को खतरा हो सकता है। ये सभी मेथड्स तभी काम के हैं जब हम एस्टेरॉयड्स को समय रहते हुए डिटेक्ट कर पाएं, वरना उस महाप्रलय को रोकना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या हमें अपोफिस से डरना चाहिए? हालांकि 2029 और 2068 में भी अपोफिस के टकराने की संभावना काफी कम है, लेकिन अपोफिस अकेला और इकलौता एस्टेरॉयड नहीं है जो धरती से टकराने की ताक में है। हम ऐसे कई एस्टेरॉयड्स को पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं और इनके अलावा भी अंतरिक्ष भरा पड़ा है ऐसे बड़े खतरों से। कहने का मतलब है कि अगर हम अपोफिस से बच भी जाते हैं, फिर भी हमें भविष्य के लिए प्लेनेटरी डिफेंस पर लगातार काम करते रहना होगा। अपोफिस हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने ग्रह को अब बचाना सीखना होगा। डायनासोर्स शायद ये सीख नहीं पाए थे, लेकिन वो गलती हम दोहराने का रिस्क नहीं ले सकते। एक स्काईस्क्रेपर के साइज का बड़ा एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में भटकता हुआ हमारी धरती की ही तरफ आ रहा है। रफली एफिल टावर से भी बड़े आकार का, बुलेट से भी तेज रफ्तार से
ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। 15 सितंबर सन 2024 को ये धरती के सबसे करीब होगा। दिल थामकर बैठ जाइए, क्योंकि ये दिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए खास होने वाला है। एस्टेरॉयड 2024 ON बड़ी तेज रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये चट्टान हमसे नहीं टकराने वाली। कॉस्मिक स्केल पर देखा जाए तो ये इंसानी बाल की चौड़ाई से भी कम दूरी से हमें फ्लाई बाय करते हुए निकल जाएगा। लेकिन कैसे 2024 ON नाम का ये एस्टेरॉयड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इस नए खोजे गए एस्टेरॉयड के बारे में जानेंगे। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नासा क्यों इन ऑब्जेक्ट्स पर 24 घंटे नजरें गड़ाए रखता है। ऐसा आखिर क्या है इन एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स में जो इन्हें सबसे खतरनाक बना देता है? आइए जानते हैं। द एस्टेरॉयड 2024 ON। आखिर 2024 ON एग्जैक्टली है क्या? एक एस्टेरॉयड, एक जायंट एस्टेरॉयड, करीब 721 से लेकर 1575 फीट तक डायमीटर का एक बड़ा एस्टेरॉयड, किसी बड़े स्काईस्क्रेपर की हाइट का। यह हाल ही में खोजा गया एस्टेरॉयड है, जिसे नासा ने पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड्स की कैटेगरी में रखा है, जिसे देखकर लगता है कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये एस्टेरॉयड 19,842 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है, जो हमारे लिए अलार्मिंग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है कि हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। जहां तक बात रही पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड टर्म की, तो ये नासा का ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने और उनका ट्रैक रखने का तरीका है। अंतरिक्ष में घूम रही ये चट्टान हमारी धरती से 0.62 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजर जाएगी। ये दूरी हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 2.6 गुना है। तो आखिर ये सब हमें पता कैसे चल पाता है? देखिए, नासा के पास 2024 ON जैसे एस्टेरॉयड्स और इसके अलावा धरती पर खतरे की तरह मंडराने वाले सभी कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए एक बेहद खास तरह का सिस्टम मौजूद है। मिलिए एटलस से द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलार्मिंग सिस्टम। ये टेलीस्कोप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो हर 24 घंटों बाद पूरी रात ऐसे खतरों को ट्रैक करता रहता है। एटलस इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये करीब 28,000 से भी ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजरें बनाए रखता है। ये इंश्योर करता है कि अगर स्पेस में कोई खतरा अगर हमारी तरफ आ रहा है, तो उसकी जानकारी हमारे पास एडवांस में मौजूद हो, ताकि हम उस चीज से निपटने का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर सकें। स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारी पृथ्वी के 120 मिलियन माइल्स के दायरे में आ जाती हैं, तो उन्हें नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के नाम से बुलाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के बेहद करीब आ जाती है, हमारी धरती के करीब 4.65 मिलियन माइल्स के दायरे में, तो उसे पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट या फिर पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड का लेवल दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी धरती से टकराने ही वाले हैं, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है। थैंकफुली कैलकुलेशंस के हिसाब से आने वाले 100 सालों में हमें एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जैसा कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर आप चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन यदि 2024 ON हमारी धरती से टकरा जाता है, तो क्या ये मानव जाति, मानव सभ्यता का अंत होगा? वैसे ये संभावना पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सिनेरियोज पर आधारित है, लेकिन इससे होने वाले प्रभावों को हम इस परिस्थिति से भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या ये धरती को तबाह कर देगा? वेल, नहीं। ये बड़ा है, पर ये उतना भी बड़ा और खतरनाक नहीं है कि पूरी धरती को नुकसान पहुंचा सके। कंपैरिजन के लिए अगर देखें तो चिक्सलूब एस्टेरॉयड, जिसने डायनासोर्स का सफाया कर दिया था, वो करीब 7.5 मील चौड़ा एस्टेरॉयड था। वहीं 2024 ON एस्टेरॉयड इससे कहीं छोटा, सिर्फ 700 से 1500 फीट डायमीटर का ही है। ये एस्टेरॉयड किसी बड़ी बिल्डिंग के आकार का है, लेकिन वहीं चिक्सलूब एस्टेरॉयड किसी बड़े शहर के आकार का था। तो ये एस्टेरॉयड धरती को तबाह करने या फिर यहाँ पर मास एक्सटेंशन करने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी इससे होने वाला इम्पैक्ट धरती पर सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। सन 2013 में एक बहुत ही छोटा, करीब 59 फीट का एस्टेरॉयड रशिया के चेलेबिंस्क के ऊपर एक्सप्लोड हो जाता है।
ये धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 33 गुना ज्यादा पावरफुल था। 1500 से भी ज्यादा लोग इस घटना में घायल हो गए थे। बिल्डिंग्स और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। 2024 ओएन एस्टेरॉयड भले ही मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर न कर पाए, लेकिन ये हमें तबाही का एक मंजर जरूर दिखा सकता है। आखिर क्यों एस्टेरॉयड्स हमारे लिए खतरा बन जाते हैं? इसका जवाब है यार्कोव्स्की इफेक्ट, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर पाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। शायद आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफी फैसिनेटिंग है। एस्टेरॉयड्स एक लंबे समय तक सनलाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर उसी एनर्जी को हीट के रूप में ये दोबारा से स्पेस में रेडिएट कर देते हैं, जिससे एस्टेरॉयड्स को एक पुश मिलता रहता है जो इनके रास्ते को लगातार चेंज करता रहता है। कॉमेट्स के केस में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सनलाइट की वजह से कॉमेट्स में मौजूद पानी और गैसेस उस कॉमेट से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे उस कॉमेट का रास्ता बदलता रहता है, जिससे हमें इनकी ट्रेजेक्टरी को लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। हालांकि एक एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को हम फेयरली एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी फोर्सेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी होती जाती हैं और इनका रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या हम इस तरह के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट को रोक सकते हैं? नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इन्हें रोकने के पोटेंशियल सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। 26 सितंबर सन 2022 को नासा ने अपने पहले प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था, जिसे डार्ट मिशन कहा जाता है। इस मिशन के दौरान एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड डाइमॉर्फोस से जानबूझकर टकरा दिया जाता है, जिससे एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये मिशन नासा और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसने ये साबित कर दिया था कि हमें जब जरूरत पड़ेगी हम किसी भी एस्टेरॉयड के रास्ते को बदल सकते हैं। नासा ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाली इकलौती स्पेस एजेंसी नहीं है। चाइना भी इस तरह के मिशंस के लिए अपने प्लान्स बना चुका है। वो एस्टेरॉयड बेनो के रास्ते को बदलना चाहता है, करीब 23 लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स को इस एस्टेरॉयड से टकराकर। तो हम 2024 ओएन के साइज के एस्टेरॉयड्स को आसानी से रोक सकते हैं। अगर हमें इस एस्टेरॉयड से वाकई में कोई खतरा होता तो अब तक हम कई मिशंस लॉन्च कर चुके होते इसकी ट्रेजेक्टरी को डाइवर्ट करने के लिए। धरती भले ही हमारे लिए एक सेफ जगह है, लेकिन अंतरिक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खतरों से भरा पड़ा है। बट थैंक्स टू ऑल द स्पेस एजेंसीज, जिनकी वजह से हम अपने आसमान में 24 घंटे नजरें रख पाते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारें पहले से जानती हैं कि धरती पर कुछ भयंकर होने वाला है, यहाँ तबाही होने वाली है, और ये बात इस दुनिया के हर एक आम नागरिक से छिपाई जा रही है। जैसे ही आप अपनी लाइफ के डेली रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं, तब इस दुनिया की कुछ पावरफुल फोर्सेस अपने खतरनाक इरादों में लग जाती हैं। वो इस दुनिया को कन्विंस कर देना चाहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो प्लान बना रहे हैं, मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के एक खास तबके के लिए, इस दुनिया की एलीट क्लास के लिए। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट कवर अप में। खतरा एक आने वाले एस्टेरॉयड से जो सब कुछ तबाह कर देगा, और यही चीज शायद कोई दुनिया से छिपाना चाहता है। लेट्स रिवाइंड अ बिट। 2013 की बात है। रशिया के चेल्याबिंस्क के ऊपर एक 70 फीट का एस्टेरॉयड एक्सप्लोड हो जाता है। वो पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमारी धरती इस तरह की आपदाओं से कितनी असुरक्षित है। नासा और ईएसए का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम उस एस्टेरॉयड को लास्ट मोमेंट तक डिटेक्ट नहीं कर पाया था। क्या गवर्नमेंट्स का इस पर कोई रिएक्शन आया जैसा आना चाहिए था? क्या उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेफ्टी में इन्वेस्ट किया?
नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट सालों से क्लासिफाइड रिपोर्ट्स भी लीक हो रही हैं, जिनमें सच्चाई की वो झलक दिखती है जो कहीं ज्यादा भयानक है, एक डार्क सीक्रेट। मल्टीपल एस्ट्रोनॉमर्स भी सामने आए हैं जिनका ये मानना है कि एक बेहद बड़ा एस्टेरॉइड हमारी ही ओर आ रहा है, वो धरती से टकरा जाएगा। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी आखिर सब चुप क्यों बैठे हैं? कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले कुछ वैज्ञानिक ये जानते हैं कि एक मैसिव एस्टेरॉइड, एक प्लेनेट किलर हमारी तरफ आ सकता है। भले ही वो आज ना आए, लेकिन जब ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा। उनका कहना है कि जब उन्होंने हायर अथॉरिटीज को इस शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताया तो उनका मुंह बंद करवा दिया गया। कहा गया कि पब्लिक को ये सब नहीं बताना है, इससे दुनिया भर में पैनिक हो जाएगा, इकोनॉमीज क्रैश हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी, लोगों में अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे और पूरी दुनिया उस एस्टेरॉइड के गिरने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसीलिए ऐसी सेंसिटिव और खतरनाक न्यूज को बाहर लीक नहीं किया जा सकता। बात तो सही है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? ये सिर्फ एक कवर अप नहीं है, बल्कि एक प्लान है दुनिया के लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। लेकिन आखिर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका पता आपको चलेगा एक जवाब से कि आखिर वो किन्हें बचाना चाहते हैं। जहां दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया पर सारा दिन स्क्रॉल करना, रियलिटी शोज और नेटफ्लिक्स सीरीज में जहां सारा यूथ लगा हुआ है, वहीं इस दुनिया के कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उस महाप्रलय से बचने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, ये मैं और आप नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अरबपति स्पेस ट्रैवल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन की आड़ में कुछ और प्लान कर रहे हों? एक एस्केप प्लान। इस दुनिया भर के कुछ चुनिंदा एलिट्स को कुछ तो ऐसा पता है जो हम नहीं जानते, और वो उस आपदा से बचने के लिए काम कर रहे हैं। दशकों से सरकारें जगह जगह पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रही हैं। ऐसे मैसिव सेल्फ सस्टेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो ऐसी आपदाओं से बचा सकते हैं। यहाँ सालों तक सरवाइव करने के लिए सप्लाईज मौजूद हैं, और ऐसे बंकर्स आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर छिपाकर बनाए गए हैं। कोलोराडो की पहाड़ियों में मिलिट्री बंकर्स बनाए गए हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कंट्रोल सेंटर हैं, लेकिन वहीं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर आपदा के समय एलिट्स के रहने के खास प्रबंध किए गए हैं। न्यूजीलैंड के अंडरग्राउंड बंकर्स, स्विस एल्प्स की पहाड़ियों में छिपे बंकर्स जिनकी जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को है, रशिया के फेमस बंकर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं हैं। मसलन कोई सीक्रेट स्पेस स्टेशन हो सकता है जहां लोग आसानी से सालों तक रह पाएंगे। ये सारे प्लान्स साइंस फिक्शनल नहीं हैं, ये रियल हैं। इवन आप ऐसी कंपनीज के बारे में गूगल भी कर सकते हैं जो खास तौर पर ऐसे डूम्सडे बंकर्स बनाकर बेच रही हैं, और इनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो रही हैं। जरा सोच कर देखिए, इन मल्टी मिलियन डॉलर बंकर्स को आखिर कौन खरीद रहा है? सर्टेनली वो आप और मैं तो नहीं है, और न इस दुनिया का कोई आम इंसान है। वहीं दुनिया के अमीर से अमीर लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन को फंड कर रहे हैं। वो इंसानियत के भले के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक वन वे टिकट है। इससे पहले कि देर हो जाए वो इसे डन करना चाहते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। मंगल पर अरबों खर्च क्यों करना उसे टेराफॉर्म करके, जबकि धरती पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मार्स उस एलीट क्लास का प्लान बी है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, सरकारें हमेशा से नागरिकों से बहुत कुछ छिपाती आई हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से छिपाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया। इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी, इवन हायर रैंक के ऑफिशियल्स को भी नहीं। और जब इसके बारे में दुनिया को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जाहिर है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखना था, क्योंकि वहां पर वो दूसरे देशों को नेस्तनाबूद कर देने वाले एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण कर रहे थे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स हमेशा से चलते आए हैं। एक और सीक्रेट प्रोग्राम MK अल्ट्रा प्रोग्राम के अंडर CIA ने कई सिविलियंस के ऊपर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ऐसे कई सीक्रेट प्रोग्राम्स हैं जहां पर लोगों से हर बात छिपाई गई है। अगर वो इन बातों को राज ही रखना चाहते हैं तो इसमें एस्टेरॉयड एपोकलिप्स शामिल कैसे नहीं हो सकता। 2018 में अमेरिकी सरकार ने चुपचाप एस्टेरॉयड डिटेक्शन प्रोग्राम को मिलियंस ऑफ डॉलर के बजट के साथ रिन्यू कर दिया। क्या यहाँ सवाल खड़े नहीं होते कि अचानक इतना बजट क्यों बढ़ा दिया गया और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर क्यों नहीं हुआ? जवाब है कि वो दुनिया को एकाएक दहशत भरे माहौल में नहीं बदलना चाहते। ऐसे में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये ना बताकर वो सबको शांत रखना चाहते हैं। इससे एलीट क्लास का धंधा भी चलता रहेगा और सरकारें भी नहीं गिरेंगी। वो बताएंगे आपको कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो चलिए कुछ और एविडेंसेस पर नजर डालते हैं। पिछले एक दशक के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि हर कुछ दिन या कुछ महीनों में मीडिया में एस्टेरॉयड से रिलेटेड न्यूज़ेस आती रहती हैं कि फलाना एस्टेरॉयड ने अर्थ को मिस कर दिया। एक बात तो यह है कि आखिर हम कब तक लकी बने रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमारा लक हमारे साथ नहीं होगा। कहा तो ये भी जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकारें पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं। एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने वाला था लेकिन नहीं टकराया, उसने धरती को मिस कर दिया। ऐसी खबरें ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम एस्टेरॉयड जैसे रियल खतरे से हमारा डर खत्म कर देती हैं। आज हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है या बना दी गई है कि हम ऐसी किसी भी खबर को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अगर किसी दिन ये खबर रियल भी हुई तो भी शायद इसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा और शायद ऊपर बैठे लोग यही चाहते भी हैं। अगर कोई हिम्मत करके किसी सीक्रेट एपोकलिप्स की खबर को लीक भी कर दे तो भी हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है, हमारे दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लड कर दी गई है कि हम उस विसल ब्लोअर की बातों पर यकीन ही नहीं करेंगे। सन 2017 में धरती और चांद के बीच की दूरी से भी 1/10 डिस्टेंस की दूरी से एक एस्टेरॉयड निकल गया था। वो हमारे लिए एक रियल डेंजर था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इवेंट को ज्यादा कवर ही नहीं किया और ना ही किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पर खुलकर बात की। ऐसा लग रहा था कि सब किसी बड़ी शक्ति के कंट्रोल में है, वरना ये खतरा वाकई बड़ा था। खबर को दबा दिया गया, यानी इसकी चर्चा ज्यादा देखने को नहीं मिली। सच्चाई अक्सर हम सबके सामने होती है, यदि अगर आपको पता हो कि उसे खोजना कहां पर है। नासा सीधा पब्लिक को आकर ये बयान नहीं दे सकती कि फला फला तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोगों में डर और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले 100 सालों तक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्या आपने खबरों पर गौर किया है? अक्सर हमें फ्लाई बाय करने वाले एस्टेरॉयड्स की जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा 3 या 4 दिन पहले ही मिलती है। ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम आम लोगों को इतने ही दिन पहले किसी विशालकाय प्रलयकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की जानकारी मिलेगी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारें हमें बचाने नहीं आएंगी और ऐसे में हर किसी को बचाया भी नहीं जा सकेगा। अरबपति लोग तब तक या तो मंगल पर निकल चुके होंगे या किसी प्राइवेट स्पेस स्टेशन से धरती को तबाह होते हुए देख रहे होंगे और कुछ अपने बंकर्स में छिपकर इस आपदा से बच जाएंगे। आम आदमी के पास सही इंफॉर्मेशन और संसाधन दोनों का अभाव है, जो उसे लाचार बना देता है। खुद से पूछो, स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन से आज कौन फायदे में है? एक आम इंसान जो रोजी रोटी और परिवार का पेट पालने में ही व्यस्त रहता है, वो, या फिर वो अमीर लोग जो स्पेस मिशन को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं? और फिर तब क्या होगा जब ये घटना फाइनली असलियत का रूप लेगी? एक ऐसा एस्टेरॉयड धरती की ओर आएगा जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो कैसे भी हमारी धरती के लिए सिर्फ विनाशकारी ही साबित होगा। आपको क्या लगता है,
कि ये खबर बाहर आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी। क्या वो इस खबर को बाहर आने देंगे? नहीं आने देंगे, और तब तक नहीं आने देंगे जब तक देर ना हो जाए। ये कोई साइफाई या डिस्टोपियन मूवी का प्लॉट नहीं है। आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आम लोगों में ये बात फैलेगी तब तक खतरा उनकी आंखों के सामने खड़ा होगा। आसान भाषा में, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब रईस लोग अपने बंकर में छिपे बैठे होंगे, कुछ ने खुद को स्पेस में लॉन्च कर लिया होगा, वहीं आम लोग रह जाएंगे इस सर्वनाश का सामना करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर सेकंड हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ओर बढ़ रहे हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे पहले कि समय निकल जाए, या तो आप उस एलीट क्लब में शामिल हो जाओ या फिर सरकारों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो, क्योंकि मानवता का भविष्य हम सबके हाथों में होना चाहिए, न कि चंद अमीरों के हाथों में। सच्चाई हम सबके सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई हमसे कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? अगर हाँ, तो वो चीज आपके हिसाब से क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सन 2020 में इनटू द नाइट नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी, और इसी से मिलती जुलती एक और सीरीज सन 2022 में भी देखने को मिली, जिसका नाम है याकामोज S245। इनमें हमारा सूरज खतरनाक रूप ले लेता है। अपने 11 साल के एक्टिव साइकिल के दौरान सूर्य खतरनाक तरीके से एक्टिव हो जाता है, और इससे एक बहुत बड़ा सनस्टॉर्म रिलीज होता है जो धरती पर तबाही मचा देता है। दिन के समय यानी कि सूरज की रोशनी में धरती पर खतरनाक रेडिएशन बरसता है, जिससे लोग मरने लग जाते हैं। बेशक ये दोनों ही सीरीज देखने लायक हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सोलर स्टॉर्म वाकई में धरती को तबाह कर सकता है? क्या हमारी धरती के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सूरज, हमारा इकलौता सितारा। सूरज की पहली किरण के साथ ही पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में रेडिएशन आने लगता है। दरअसल इसी रेडिएशन की वजह से धरती पर जीवन चलायमान रहता है। पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं, समुद्रों को इसी से ऊर्जा मिलती है, और हम इंसानों के लिए भी सूर्य की ऊर्जा जीवनदायी है। सूर्य से ये ऊर्जा रेडिएशन की फॉर्म में ही धरती तक पहुंचती है। यानी कि सूर्य का रेडिएशन हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, और इस मात्रा को हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कंट्रोल करता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आ रहे रेडिएशन को फिल्टर करता है, और जितना हमें और पृथ्वी को चाहिए सिर्फ उतने ही रेडिएशन को ये सतह तक आने देता है। लेकिन क्या हो अगर ये रेडिएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो? अरबों टन चार्ज्ड सोलर मटेरियल अगर एकाएक हजारों मील प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी सीधे एक सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाए? क्या ये ग्रह हमें बचा पाएगा? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात पर तो पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमें सूर्य से आने वाले ताकतवर से ताकतवर सोलर आउटबर्स्ट से बचा कर रखता है। हालांकि फिर भी ये सोलर स्टॉर्म्स हमारे राडार्स, रेडियो सिस्टम्स और इवन स्पेस में घूम रहे हमारे सैटेलाइट्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये धरती की सतह तक पहुंचकर हमें छू तक नहीं पाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से है। यकीन मानिए, हम इस ब्रह्मांड के सबसे खुशकिस्मत ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, जिसका एक थिक एटमॉस्फेयर है जो सोलर फ्लेयर से निकलने वाले सारे खतरनाक रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देता। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हीलियोफिजिक्स साइंस डिवीजन के एसोसिएट डायरेक्टर एलेक्स यंग का कहना है कि पिछले 10,000 सालों में जो भी बड़े सोलर इवेंट्स हुए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर डैमेज हुआ हो और अर्थ रहने के लिए अनसेफ हो गई हो। हालांकि सन 2012 में सोलर फ्लेयर को लेकर लोगों में काफी डर बैठ गया था, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सोलर फ्लेयर्स ने धरती पर तबाही नहीं मचाई है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड सोलर रेडिएशन से होने वाली तबाही से हमें बचा लेता है, लेकिन इन फ्लेयर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये पावर ग्रिड्स, इंटरनेट कनेक्शंस और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को तबाह कर सकती हैं,
जिससे हर तरफ हाहाकार मच सकता है और इवन इन कारणों से लोगों की मौत भी हो सकती है। नासा के स्पेस वेदर एक्सपर्ट और दूसरी स्पेस एजेंसीज इसे एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखते हैं। सूरज और उसकी एक्टिविटीज को इसीलिए बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया जाता है। तो आखिर ये सोलर फ्लेयर्स हैं क्या? सोलर फ्लेयर्स तब बनती हैं जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकरा जाती हैं या ट्विस्ट हो जाती हैं। इससे एक इनॉर्मस, एक प्लेनेट के साइज का तूफान निकलता है जो कि सूर्य की सतह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। हम इन स्टॉर्म्स को सूरज पर ठंडे और डार्क पैचेस के रूप में देख सकते हैं, जिन्हें हम सनस्पॉट्स भी कहते हैं। इन सनस्पॉट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक बड़ा फैलाव होता है, जहां पर ये आपस में उलझी हुई रहती हैं। कई बार ये ट्विस्ट हो जाती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं, जिससे एनर्जी की एक पावरफुल फ्लैश निकलती है और साथ ही सूरज से बहुत सारा मटेरियल यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सोलर फ्लेयर से मोस्ट ऑफ द एनर्जी अल्ट्रावायलेट और एक्स-रेज लाइट के फॉर्म में निकलती है, जिससे सूर्य के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट अप हो जाती हैं और इसी वजह से सूर्य के एटमॉस्फेयर से भी भारी मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स स्पेस में रिलीज हो जाते हैं, जिन्हें हम कोरोनल मास इजेक्शन या CMEs कहते हैं। यदि अगर कोई सनस्पॉट हमारी धरती की तरफ CME ब्लास्ट करता है तो वो भयंकर तूफान हजारों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती तक 15 घंटे या फिर कुछ दिनों में पहुंच सकता है। अब चाहे आपने पहले कभी CMEs के बारे में सुना हो या ना सुना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य इन CMEs को हर हफ्ते या हर दिन कहीं न कहीं एमिट करता ही रहता है। यानी कि सूर्य के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हालांकि 11 साल के एक्टिविटी साइकिल के दौरान सूर्य की एक्टिविटी के साथ ही CMEs की तादाद भी बढ़ जाती है। नासा के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द CMEs बिना लोगों की नजरों में आए यूं ही इस प्लेनेट से पास हो जाती हैं, क्योंकि हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेता है। लेकिन बहुत बड़ी और एनर्जेटिक CMEs असल में हमारे प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देती है, जिससे हमें पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इससे होता यह है कि सूर्य से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे मैग्नेटोस्फीयर में भर जाती है। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे कुछ ऐसा होता है जो हमें पूरी दुनिया में दिखाई देता है। ऐसे स्टॉर्म्स की वजह से पृथ्वी के नॉर्थ पोल के नजदीक जो अरोराज बोरेलिस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्टॉर्म की वजह से वो इक्वेटर पर भी दिखाई देने लगेंगे। अगर ऐसा कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारी धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया का रेडियो और रडार सिस्टम पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स पावर सर्ज की वजह से ओवरलोड हो जाएंगे, जिससे हमें पावर ग्रिड्स पर भी ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा न भी हुआ तो लॉन्ग पावर कट एक आम बात हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात से भी डरते हैं कि एक बड़ा CME स्टॉर्म धरती पर इंटरनेट कोलैप्स ला सकता है। समुद्र के नीचे बिछाई गई हमारी इंटरनेट केबल्स में भी ओवरलोडिंग हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी दुनिया बिना इंटरनेट के पूरी तरह से रुक जाएगी। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक पूरी दुनिया से इंटरनेट गायब हो सकता है। CMEs के रेडिएशन की मार से हमारे स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और वो पूरी तरह से स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं। पृथ्वी के इतिहास में रिकॉर्डेड अब तक का सबसे बड़ा पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म सन 1859 में दर्ज किया गया, जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का धरती पर फल फूल रहे जीवन और मानव जाति या इंसानी सेहत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यदि अगर कोई इससे बड़ा स्टॉर्म धरती के इतिहास में आया भी होगा तो अभी तक हमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले कि उसका असर मानव जीवन पर पड़ा हो। यानी एक बात तो साफ है कि सोलर स्टॉर्म चाहे जैसा भी हो, धरती पर चल रहा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हम नहीं जानते कि वो सोलर फ्लेयर कितनी बड़ी होगी जो पृथ्वी से जीवन को खत्म करने की ताकत रखती हो, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी से कोई सोलर फ्लेयर जीवन को खत्म कर ही नहीं सकती, लेकिन एक और दुश्मन है जो पलकें झपकते ही धरती से जीवन का खात्मा कर सकता है। और इतिहास में
एक बार ऐसा हुआ भी है, और वो खतरा है हमारे आसपास मौजूद तारे। जब एक तारा अपना सारा ईंधन खर्च कर देता है और वो अपने अंतिम समय में होता है, तो वो एक भयंकर सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा पावरफुल रेडिएशन स्पेस में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर तक फैल जाता है। ये ब्लास्ट किसी सोलर फ्लेयर से बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही हमारी पृथ्वी की ओजोन परत को खा जाएगा, और इस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर के खत्म होते ही धरती चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशन से भर जाएगी, जिससे धरती पर शायद ही कोई जीवन बच पाएगा। हाल ही में की गई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने दावा किया कि पृथ्वी के डिवोनियन पीरियड के अंतिम समय के दौरान करीब 416 मिलियन से 358 मिलियन साल पहले धरती से करीब 64 लाइट ईयर्स दूर एक तारे की डेथ हुई थी। वो तारा एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ धरती पर मास एक्सटेंशन देखने को मिला, जिसने धरती पर रहने वाले करीब 70% इन्वर्टिवेट्स का सफाया कर दिया था। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर सर्टेन नहीं है कि ये मास एक्सटेंशन आखिर ट्रिगर कैसे हुआ था। आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस मास एक्सटेंशन को शुरू किया था। हालांकि उस मास एक्सटेंशन के समय के कंकालों के अध्ययन से पता चला कि उनके फॉसिल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से डैमेज्ड पाए गए थे, जो कि एक एक्सप्लोडिंग स्टार या फिर सुपरनोवा के कारण ही हो सकता है। लेकिन खैरियत है कि ऐसा कोई भी सुपरनोवा कैंडिडेट हमारी पृथ्वी के आसपास मौजूद नहीं है, जो हमारे लिए नियर फ्यूचर में खतरा बन सकता है। सिर्फ हमारा छोटा सा तारा सूरज है जो एक सुपरनोवा तो फिलहाल नहीं बन सकता, और रही बात इससे निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स की, तो इसके लिए हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही काफी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी की जो बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, जो 93 मिलियन माइल्स की दूरी से भी एक ग्रह पर जीवन को हर तरह से संचालित कर रही है। और अब कल्पना कीजिए कि जो बॉडी किसी ग्रह पर जीवन के लिए उत्तरदायी है, वो बेहद गहरे रहस्य भी छिपाई बैठी है। ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सूरज की। हमें लगता है कि हम सूरज को जानते हैं। क्या हम इसे सच में जान पाए हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज के गर्भ में कुछ ऐसी फोर्सेस पल रही हैं जो पलक झपकते ही पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती हैं। वो जानी पहचानी गर्माहट जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, उससे होने वाले सर्वनाश के बारे में हमने अभी जाना ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है। उसकी सतह पर दिखने वाले अजीब से सनस्पॉट से लेकर खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स तक सूरज सिर्फ जीवन देने वाला देवता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है जो किसी भी पल अपनी अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ फट सकता है। तो इस वीडियो में हम आज हमारे सूरज के डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे, जो अनप्रेडिक्टेबल, वायलेंट और हद से ज्यादा रहस्यमयी है। इसके बाद आपका सूरज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने सूरज को देवता माना था, तब से लेकर आज की मॉडर्न डे साइंस तक, जो आज इसे इंजन ऑफ लाइफ यानी जीवन चलाने वाला मानती है। हालांकि हम जानते हैं कि सूरज गैस और प्लाज्मा का बड़ा सा गोला है, लेकिन एक ब्रॉड स्केल पर देखा जाए तो सच में सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये बात मानव जाति शुरू से ही जानती है कि सूरज हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सेम वही सूरज हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। इसकी गर्माहट और फेमिलियर लाइट के अलावा ये एक अनकंट्रोलेबल कॉस्मिक न्यूक्लियर भट्टी है जो निरंतर हमें एक बड़े इवेंट की ओर लेकर जा रही है। सूरज को हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जो इस अंतहीन ब्रह्मांड में किसी बहुत बड़े लैंप की तरह प्लैनेट्स को लाइट अप कर रहा है, उन्हें गर्म रखता है और उन ग्रहों पर जीवन को भी चलायमान रखता है। सूरज की गहराइयों में अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स तक आपस में टकरा कर जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया से पूरा सूरज इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पाता है और इस तरह से सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन असली टेरर तो इसकी कोर में छिपा है, जहां तापमान
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये हमारी सोच से भी परे है। सूरज की ये इमेंस एनर्जी हमें सिर्फ प्रकाश ही नहीं देती, इससे सूरज पर तूफान भी बनते हैं। वहां मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक मैसिव इजेक्शन भी होता है। भले ही हमें सोलर फ्लेयर्स और सोलर मास इजेक्शन ज्यादा खतरनाक ना लगें, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। एक सिंगल सोलर स्टॉर्म हमें एक ग्लोबल ब्लैकआउट में ढकेल सकता है। सच कहें तो हम लिटरली एक तारे की दया पर जिंदा हैं, जो कभी भी अपना पासा पलट सकता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ना तो वो हमें पहचानता है और ना ही वो दयालु है। तो चलिए सूरज की ताकत का एक खतरनाक नमूना देखते हैं, सौर तूफान। सन 1859 में सूरज से एक मैसिव सोलर स्टॉर्म रिलीज हुआ था, जिसे आज हम कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। ये सोलर स्टॉर्म इतना भयंकर था कि उस समय का टेलीग्राफ सिस्टम ठप पड़ गया था, इक्विपमेंट्स में आग लग गई और ऑपरेटर्स जो उन सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स पर काम कर रहे थे, उन्हें तेज बिजली के झटके लगे। अगर ऐसा ही एक स्टॉर्म आज धरती से टकराता है तो तबाही निश्चित है। हमारी आधुनिक दुनिया टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। परिणाम ये होगा कि इंटरनेट, जीपीएस, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स कुछ ही पलों में फ्राई हो जाएंगे। ये तो वो मुख्य संसाधन है जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा समुद्री यात्रा और हवाई यात्रा करने वाले लोग बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में इंसानी जान माल का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सूरज के एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एक्सप्लोजन को सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। ये सौर तूफान हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पेस में किसी भी दिशा में रिलीज कर सकते हैं, और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो ये लाखों मील प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ते हैं। जब ये तूफान धरती से टकराता है तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, जिससे हमें आसमान में खूबसूरत एरोरास दिखाई देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हुए हैं ये भयानक सौर तूफान, जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे डरावनी चीज ये है कि इन्हें आते हुए हम देख नहीं सकते। सोलर स्टॉर्म्स बिना किसी वार्निंग के ही इरप्ट हो जाते हैं। एक पल में जो सूरज एकदम शांत होता है, अगले ही पल वो इस न दिखने वाले खतरनाक रेडिएशन को हमारी ओर छोड़ सकता है। कैरिंगटन इवेंट हमारे लिए एक चेतावनी थी, लेकिन इस इवेंट से सीखकर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दशकों से स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिक सूरज पर हर समय ऐसे सोलर स्टॉर्म्स को देखते रहते हैं, ताकि समय रहते उनसे बचाव किया जा सके। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला सोलर स्टॉर्म हमसे टकराएगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब। ये अनसर्टेनिटी हमें हमेशा डराती रहती है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सनस्पॉट्स। जब हम ऊपर आसमान में सूरज को देखते हैं तो हमें इससे निकलती प्रकाश की अंधा कर देने वाली चमक दिखाई देती है, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं चमकता रहता। कभी कभी इसकी सतह पर गहरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है। ये सूरज की सतह पर मौजूद ठंडे इलाके होते हैं जहां सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स मुड़े और आपस में उलझे हुए रहते हैं। सनस्पॉट्स को हम सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इनके बनने की वजह हमेशा से एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन जो हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि जहां सनस्पॉट्स होते हैं वहां तबाही होती है। सनस्पॉट्स हमारे सूरज की एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं। सनस्पॉट्स ही कई बहुत भीषण सौर तूफानों की जड़ भी होते हैं। ये गहरे धब्बे सूरज के अंदर चल रही कुछ भयानक प्रोसेसेस को दर्शाते हैं, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ये बनते क्यों हैं और ये सनस्पॉट्स सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को ट्रिगर क्यों करते हैं? ये सवाल भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनके बारे में जो भी हमें पता है वो यह है कि सनस्पॉट्स की एक्टिविटी साइकिल्स में घटती बढ़ती है। जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तब सनस्पॉट्स भी ज्यादा देखे जाते हैं, और जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होते हैं उतनी ही ज्यादा सोलर फ्लेयर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सूरज के 11 साल के एक्टिविटी साइकिल में ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और ज्यादा सोलर एक्टिविटी देखने को मिलती है।
अगली बार आप जब भी किसी सनस्पॉट की तस्वीर को देखें तो याद रखिएगा कि ये एक चमकते तारे पर धब्बे भर नहीं है, ये सूरज की वो डार्क साइड है जो सबसे खतरनाक है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हम एक ऐसे तारे की छत्रछाया में शांति से रहते हैं जो खुद बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन सनस्पॉट्स सूरज से आने वाला इकलौता खतरा नहीं है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स दबी हुई ऊर्जा को रिलीज करने का सूरज का अपना तरीका है, और जब ये फ्लेयर्स इरप्ट होती हैं तो इनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी से भी ज्यादा होती है। ये फ्लेयर्स सूरज की हर दिशा में रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स को रिलीज करती हैं, और कभी कभार ये सीधा हमारी धरती की ओर ही चली आती हैं। जब एक पावरफुल सोलर फ्लेयर हमारी धरती को हिट करती है तो इससे होने वाले प्रभाव हमारी पूरी दुनिया को रोक सकते हैं। ग्लोबल ब्लैकआउट, जीपीएस सिग्नल्स का गायब हो जाना, सैटेलाइट्स का माल फंक्शन करना, पावर ग्रिड्स का फेल हो जाना, इंटरनेट, इकोनॉमी, इकोसिस्टम सब ठप पड़ सकता है सिर्फ एक फ्लेयर के टकराने से। बैंकिंग सिस्टम, एविएशन इंडस्ट्री और बाकी जो भी सेक्टर्स जो इंटरनेट पर टिके हुए हैं वो एकाएक रुक जाएंगे। ये हमें याद दिलाती है कि जिस सूरज की वजह से हमारी धरती चलायमान है, वही सूरज हमारी धरती को, हमारी दुनिया को थमने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन सोलर फ्लेयर्स हमारे सूरज का इकलौता रहस्य नहीं है। जैसे जैसे हम अत्याधुनिक होते जा रहे हैं, सूरज के बारे में हमारी समझ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी सूरज के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जान पाए हैं। उदाहरण के लिए सूरज का कोरोना, इसका सबसे बाहरी आवरण। कोरोना को लेकर मिस्ट्री ये है कि इसका तापमान सूरज की सतह से कहीं ज्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज की सतह जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, आखिर उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है? एक और रहस्य यह है कि सोलर साइकिल्स को आखिर कौन सी शक्ति चला रही है। हर 11 साल बाद सूरज के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप हो जाते हैं, जिससे सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं। आखिर कौन सा मैकेनिज्म इस प्रोसेस को ट्रिगर कर रहा है? ये सवाल सिर्फ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पजल्स ही नहीं है, ये कॉस्मिक हॉरर है जो हमें इस ब्रह्मांड में मौजूद वो रहस्य जो इंसानी समझ से परे है उसकी एक झलक दिखाती हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हम इस अनंत ब्रह्मांड को कितना समझ पाए हैं, आखिर हम कहाँ खड़े हैं। सूरज तो हमारा सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन ये ब्रह्मांड अनंत है, और ऐसे रहस्य इस ब्रह्मांड को सुप्रीम लीडर बनाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज ब्रह्मांड के बनाए नियमों पर ही चलती है। और शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहें तो ही अच्छा है। अगर कोई सभ्यता ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान जाएगी तो वो सुप्रीम लीडर होगी, और वो ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से चलाना चाहेगी, और ऐसा हम में से शायद कोई नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, सूरज के रहस्यों पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।